रब ज़िदनी इल्मा। डन? ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बाद में कर लेंगे ना, अभी लेक्चर कर ले। इसको ऑन करो। अच्छा अच्छा, मुझे भी पता था इसीलिए मैंने इसमें नहीं किया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब बात करें तो आपका जो टॉपिक, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें दो ही स्टेटमेंट्स हम लोग बनाएंगे। वन विल बी इनकम स्टेटमेंट, अदर विल बी बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो इसको मैं चार्जिंग पे लगा दूं। अच्छा, अब कंसोलिडेशन का थोड़ा सा रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। कंसोलिडेशन करते क्यों है? लेट्स सपोज एक कंपनी है ए, उसने कंपनी बी में मोर देन 50% शेयर्स जो है एक्वायर कर लिया। ठीक है, अच्छा, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। देयर आर ऑल्सो मोर क्राइटेरियाज जिसमें आपके पास जो है वो ये रिलेशनशिप बिल्ड होता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कंपनी ए ने कंपनी बी के मोर देन 50% शेयर जो हैं वो एक्वायर कर लिए। जब मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर लिए तो इस कंपनी को हम लोग कहेंगे ये पेरेंट कंपनी है, और इस कंपनी को हम लोग कहेंगे ये सब्सिडरी है। और इनका जो रिलेशनशिप है वो या जो इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, यानी ए बी को कंट्रोल कर रहा है, राइट। लेट्स सपोज ए ने कंपनी सी में कुछ शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, कुछ शेयर्स बाय किए हैं जो कि लेस देन 50% है बट मोर देन 20% है। अच्छा, दे विल बी कॉल्ड एसोसिएट्स। अच्छा, ये एसोसिएट्स अगर हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की उसमें पढ़ रहे हैं तो एसोसिएट्स आर डीम्ड टू बी समथिंग एल्स, व्हाइल इफ यू आर स्टडीइंग इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लॉ के कोर्स में पढ़ रहे हो तो वो कुछ और एसोसिएट कंसीडर होते हैं। तो कभी अगर लॉ के स्ट्रीम में पढ़ रहे हो तो दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा, और यहां पे क्या है? यहां पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, यहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यहां पे क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ये वो सिर्फ सिखाने के लिए, याद रखने के लिए कह रहा हूं, ये बेसिकली पुप्पो का रिलेशनशिप है। यानी उसकी घर में चलती नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन रो दो के बड़े सारे मुकामात पे वो सिग्निफिकेंट अपना इन्फ्लुएंस बना जाती है, शादियों शुदियों पर। वैसे पुप्पो वैसे ही बदनाम है ना, ये सेंसर कर देंगे। ठीक है, भी पुप्पो मेरे खिलाफ ही ना हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एक जो थर्ड सिचुएशन होती है वो है ए ने कंपनी डी में लेस देन 20% शेयर जो है वो बाय किए हुए हैं। अब ए जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा माइनॉरिटी। ए जो है माइनॉरिटी है और इसको हम लोग कहेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या कहेंगे? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, अब सवाल ये आया कि व्हाई वी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम लोग जब सब्सिडरी और पेरेंट का रिलेशनशिप होता है तो जहां पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, तो एक हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, याद है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो कहता था इकोनॉमिक रियलिटी शुड बी प्रिफर्ड ओवर लीगल फॉर्म। अच्छा, लीगल फॉर्म क्या है? कि कंपनी ए जो है वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी बी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। दे विल प्रोड्यूस देयर ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी क्या है? कि ए बी को कंट्रोल कर रहा है, जो भी बी के बेनिफिट है वो ए को मिलने हैं। तो अल्टीमेटली है तो दोनों एक ही कंपनियां, तो वो कहता है चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, है तो ये एक ही बंदे के हाथ। तो आप क्या करो, आप इन दोनों की क्लब करके एक स्टेटमेंट बनाओ जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ईदर दैट इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और दैट इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म का है, दैट इकोनॉमिक रियलिटी शुड बी प्रेफर्ड ओवर लीगल फॉर्म। ठीक है जी, ये तो कुछ। अच्छा, जरूरी नहीं है
कि ए ने सिर्फ बी में ही मोर देन 50% किए हो, ए ने सी में भी किए हो सकते हैं मोर देन 50% डी, तो ये सारा दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रुप। आपने देखा होगा ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, वो यही होता है कि बाकी सब्सिडरी होती हैं, एक पेरेंट है या व्हाटएवर जो उनका सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा, अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाने का जो बेसिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो आपने बनाई थी कब? वो आपने बनाई थी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसको मैं ब्रीफ सी रिवीजन कराएंगे और एक उसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहां पे इस वाले कोर्स में थोड़ी सी एडवांस कंसोलिडेशन करनी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, कंसोलिडेशन के 5 रूल हैं, 5 वर्किंग है, 5 रूल है। 5 वर्किंग कौन सी है? वर्किंग 1 में हम लोग ग्रुप स्ट्रक्चर बनाते हैं, वर्किंग 2 में हम लोग नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी निकालते हैं, वर्किंग 3 में हम लोग गुडविल निकालते हैं, वर्किंग 4 में हम लोग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं, वर्किंग 5 में हम लोग ग्रुप रिटेन अर्निंग को फाइंड आउट करते हैं। जब ये 5 वर्किंग हो जाती हैं तो फिर 5 रूल्स की बेस के ऊपर हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वो 5 रूल्स क्या है? द एसेट्स विल बी एडेड लाइन ऑन लाइन बेसिस, यानी सब्सिडरी और पेरेंट के एसेट्स जो है हम लोग लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड कर देंगे। व्हाट डज इट मीन बाय लाइन बाय लाइन? लाइन ऑन लाइन, लाइन ऑन लाइन बेसिस का मतलब यह है कि करंट एसेट्स में ऐड हो जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स में ऐड हो जाएंगे। अच्छा, लायबिलिटीज विल बी एडेड लाइन ऑन लाइन बेसिस, सेम नॉन करंट में, करंट में, और जिस क्लास की लायबिलिटी है उसी क्लास में ऐड होगी। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल, जो इक्विटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की होगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की रिपोर्ट होगी। 3 हो गए। चौथा रूल, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय गुडविल अमाउंट, तो ये चौथा रूल है। और 5वां रूल क्या है कि एक एडिशनल लाइन ऐड करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, और उसको भी हम लोग इक्विटी सेक्शन में शो करेंगे। ये 5 रूल है, 5 वर्किंग है, 5 रूल है बेसिक। इसके बाद फिर उसमें एडिशंस आती रहती हैं और हम लोग उसको एडिशन वाइज उसको करते रहेंगे। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक कंसोलिडेशन। जो बेसिक हमारी कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी वो अगेन सिंपल कंसोलिडेशन है, जो आप लोगों ने एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़नी थी। वो थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी हमारी, और उसके बाद फिर हम लोग उसके फर्दर जो है वो कर लेंगे, एडवांस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है जी, अपनी बुक्स अगर आप ओपन करें तो पेज नंबर प्रोबेबली है, मैंने मोबाइल पे ओपन किया हुआ है, जस्ट, हाँ 439 है प्रोबेबली। हाँ 439 पे ये जो वर्किंग थी, वर्किंग 1 439 पे है, वर्किंग 2 भी है, वर्किंग 3 भी है, गुडविल की वर्किंग 4 भी है और वर्किंग 5 भी है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग यहां पे लिखेंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं, जो हम लोगों ने क्वेश्चन करना है थोड़ी सी बेसिक रिवीजन के लिए, ऑन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, राइट, वी आर गोइंग ऑन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 विच इज ऑन पेज नंबर 445। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी फोटो चाहिए किसी को? बल्कि ये होगी ना, प्रोबेबली वीडियो में होगी। लाइट ऑन है बस, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है जी, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैव बीन प्रिपेयर्ड एट 31 दिसंबर 2018। पेज नंबर है 445, बुक का पेज नंबर 445, राइट। अच्छा, वो कहते हैं जी डाइकिन्स और जॉन्स उसने दे दिए 2, और नीचे वो उसने दोनों की स्टेटमेंट्स दे दी। वो कहते हैं डाइकिन्स एक्वायर्ड 16,000 ऑर्डिनरी $1 शेयर इन जॉन्स ऑन 1 जनवरी 2018। तो सबसे पहली जो वर्किंग होती है वो हमारी होती है ग्रुप स्ट्रक्चर की। ठीक है जी, ग्रुप स्ट्रक्चर की पहली वर्किंग है हमारी, विच इज डाइकिन ने जोन्स को एक्वायर किया 16,000 शेयर्स। अच्छा, ये अब हमें नहीं पता कि ये कितनी परसेंटेज है, वी नीड परसेंटेज। परसेंटेज कैसे पता लगेगी? 16,000 शेयर्स जॉन्स के एक्वायर हुए हैं, तो ये पता लग सकता है कि टोटल शेयर्स कितने थे जॉन्स के। तो आप जॉन्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरा देखें, तो जॉन्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रहा होगा
टोटल 20,000 शेयर्स थे $1 नॉमिनल वैल्यू के। तो टोटल 20,000 में से अगर उसने 16,000 खरीद लिए तो दैट मींस दिस इज 80% शेयर्स। तो डाइकिन ने जॉन्स के 80% शेयर्स एक्वायर कर लिए। कितने के एक्वायर किए, यहां पे मैं एक एडिशनल बुक वाली बुक में नहीं देता, यहां पे मैं एडिशनल वर्किंग करवाता हूं। ये यहीं पे लिख दो कितने के एक्वायर किए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अच्छा, कितने के एक्वायर किए, फॉर दिस वन यू विल गेट द आंसर ईदर फ्रॉम द स्टेटमेंट्स और फ्रॉम द नोट्स। अगर नोट्स में नहीं है, पहले तो स्टेटमेंट में देखते हैं। अगर हम स्टेटमेंट में देखें, और किस स्टेटमेंट में, पेरेंट की स्टेटमेंट में, तो पेरेंट की स्टेटमेंट में देखें, आपको नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट शेयर इन जोन्स 60,000 के। तो यहां से पता लग गया कि डाइकिन ने जो जोन्स में शेयर खरीदे थे 80%, वो कितने के खरीदे थे, फॉर $60,000। तो ये वाली जो एडिशनल वर्किंग है वो मैं स्टूडेंट्स को यहीं पे करा देता हूं, वो बुक वाला नहीं कराता। चीजें सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। कोई सवाल यहां तक? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। वो कहता है जी वर्किंग 2 हम लोगों ने करनी है। वर्किंग 2 में हमारे पास क्या आता है, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी विच इज बेसिकली जॉन्स। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक एट डेट ऑफ एक्विजिशन, एट डेट ऑफ रिपोर्टिंग। अच्छा, डेट ऑफ रिपोर्टिंग कौन सी है, जिस डेट की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है वो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है। और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, जिस डेट को एक्वायर किया होगा। अच्छा, मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं आपने 4 चीजें यहां लिख लेनी है। कौन सी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व और रिटेन अर्निंग। जितनी डिफिकल्टी आप लोगों के कोर्स की है, ये 3 चीजें हैं, ये चेंज नहीं होंगी। तो जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे होंगी वही डेट ऑफ एक्विजिशन पे होंगी। चेंज क्या होगा, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स चेंज होंगी, वो देख लेते हैं कैसे चेंज होंगी। ठीक है, यहां मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये हेडिंग क्या है, और लिख हम लोग इक्विटी रहे हैं, वाई? खाली एसेट्स में जाएगा या नेट एसेट्स में जाएगा, और हाउ, कैन यू प्लीज प्रूव इट? मतलब इक्विटी से आप कहीं ना कहीं चीजें तो इन्वेस्ट करोगे ना, कहीं इन्वेंट्री खरीदोगे या कैश में पड़ाओगे या इक्विटी से कैसे, हाउ प्लीज? इक्विटी से सर आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल आपकी कंपनी है, आपने कोई चीज मशीनरी परचेज कर दी, वो आपकी किस में आ गई, एसेट्स में आ गई। इन्वेंट्री खरीदी, वो आपकी एसेट्स में आ गई। आपका कैश अगर यूज नहीं किया, कैश रिजर्व एसेट्स में आ गया। यही मेरा सवाल है कि हम लोग तो यहां नेट एसेट्स लिख रहे हैं लेकिन यहां पे इक्विटी लिख रहे हैं, व्हाई? इसके इम्पैक्ट ओवरऑल आपके एसेट्स में ही, नेट एसेट्स में ही। ठीक है, गुड। इसको और एलेबोरेटिव कर देते हैं। ठीक है, एलेबोरेटिव ये करते हैं, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है, समटाइम्स आपको चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है प्रॉपर आर्गुमेंट के साथ। आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो अगर हम लोग एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दें तो दैट इज और इक्विटी, एंड व्हाट इज दैट, दिस इज और नेट एसेट्स, राइट? तो नेट एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी। तो होता क्या है, इसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, लिस्ट डाउन करनी हर एसेट को, लिस्ट डाउन करना हर लायबिलिटी को, इसको लिस्ट डाउन करना मुश्किल होता है। अच्छा, इसकी एक और अप्रोच होती है जो अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं, दैट इज कॉल्ड शू बॉल अप्रोच। अगर ये बैलेंस शीट अकाउंट है, यहां पे आपके पास एसेट्स हैं कुछ वैल्यू के, और यहां पे आपके पास जो है इक्विटी है, और ये लायबिलिटी आ गई। ठीक है, तो नेट एसेट्स आपके पास कैसे आते हैं, नेट एसेट्स आपके पास आते हैं इस तरह, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ शू। ठीक है, तो या तो ये शू कैलकुलेट कर लो, विच इज अ हेक्टिक प्रैक्टिस, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट शू, और यू कैन कैलकुलेट दिस बॉल। तो आप यहां बॉल कैलकुलेट कर लो, और उसकी सबसे बेहतर डिपिक्शन ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट, वी फाइंड आउट नेट एसेट्स थ्रू जो है वो इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी। अच्छा जी, अब चलते हैं, हमें सब्सिडरी की इक्विटी जो है नेट एसेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग मींस जो आपको रिपोर्ट्स दी गई हैं, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच इज शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी जॉन्स? 20,000।
अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच शेयर प्रीमियम? 10,000. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच रिजर्व्स? रिजर्व्स है ही नहीं है. रिटेन अर्निंग 25,000. सो आई टोल्ड यू, आपने क्या करना है, आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें ये जो रिटेन अर्निंग से ऊपर ऊपर है वो इसी तरह शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, रिजर्व्स है ही नहीं है. अच्छा, रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग पे तो 25,000 की थी, एक्विजिशन पे कितनी थी? अब क्वेश्चन के जो नोट्स है उसमें आ जाते हैं. वो कहते हैं डाइकिन एक्वायर्ड 16,000 ऑर्डिनरी $1 शेयर्स इन जोन्स ऑन 1 जनवरी 2018 व्हेन जॉन्स रिटेन अर्निंग स्टूड एट 20,000. तो ये भी 20,000 थी जब उसको एक्वायर किया गया था. तो आपने क्या करना है, आपने दोनों का टोटल कर देना. दिस इज 50,000, दिस इज 55,000. राइट? अच्छा, अब देखो, जिस दिन आपने एक्वायर किया, क्या उस दिन से पहले पेरेंट का सब्सिडरी पे कोई हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. जिस दिन एक्वायर कर लिया उसके बाद क्या हक है? बिल्कुल है. कितना है? जितना वो इंक्रीज हुआ. कितना इंक्रीज हुआ? 5,000. और कितना हक है? जितनी उसने एक्वायर किया 80%. और बाकी का किसका है? बाकी का जो है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का. हमें नहीं पता कौन है, लेकिन वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है. तो इसका 80% कितना बना? $4,000. और इसका 20% कितना बना? $1,000 जो है वो किसका हक है? वो एनसीआई का हक है. आप लोगों ने ये अगेन नोटिस करना है, जिस वक्त ये ग्रीन लाइट गई तो फिर हम दूसरा माइक यूज कर लेंगे. ठीक है, ताकि ये ना हो मैं बोलता हूं वो रिकॉर्डिंग ना हो. ठीक है, आवाज ही ना बीच में आए. क्लियर यहां तक? अच्छा, ये वाली एक्स्ट्रा जो है वर्किंग वो मैं बच्चों को अगेन कराता हूं बुक में. उसने थर्ड कॉलम बना के दिया, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. ठीक है, मैं यहीं पे करवा देता हूं, थोड़ा लॉजिकल हो जाता है. क्लियर जी? तीसरी वर्किंग हमारे पास होती है वर्किंग 3, दैट इज गुडविल की. अच्छा, इसको भी याद नहीं रखना, इसको भी हम लोग लॉजिकली करते हैं. देखो, गुडविल कैसे आएगी? हमें सबसे पहले अगर पता हो कंपनी की वर्थ कितनी है और उसके लिए पेमेंट कितनी हुई. देखो, आपने कोई चीज अपनी बेचते हैं, उसकी वर्थ जितनी भी होती है, अगर उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं तो यू से दैट्स गुडविल और प्रॉफिट. तो इसी तरह अगर कंपनी की जितनी वर्थ है उससे ज्यादा चीजें मिल गई, उससे ज्यादा पैसा मिल गया, दैट्स गुडविल. अच्छा, वो कैलकुलेट कैसे होगा? हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 100% जो कंपनी है उसकी कीमत देख लेंगे कि 100% जो कंपनी थी उसकी कीमत कितनी पे हुई. तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय डाइकिन. डाइकिन ने, डी ने कितने रुपए पे किए? 80% के लिए. तो कितने पे किए? यहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ था 60,000. मैं इसलिए साथ में लिख लेता हूं ताकि फिर अब ढूंढने नहीं पड़ेगा. अच्छा, इसने 80% के लिए 60,000 पे किया था. फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो कि 20% था, ये 80% था. क्वेश्चन में एंड पे दिया गया होगा कि 20% इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 12,500. तो कुल मिला के ये बन गई 72,500. ये 100% कंपनी की वैल्यू है. 100% कंपनी के शेयर्स की 72,500 वैल्यू नहीं है, ये इतने रुपए उसे दिए गए, उसके 100% के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट उसे दी गई. अच्छा, उसकी वर्थ कितनी सी? लेस फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी जो कि जॉन्स है ऑन एक्विजिशन. एक्विजिशन पे उसे अगर इतने पैसे दिए गए थे 100% के, लेकिन उसकी वर्थ कितनी थी? उसकी वर्थ थी 50,000 की. तो जो एक्स्ट्रा उसे मिला था दैट वाज इट्स गुडविल. अच्छा, समटाइम ये नेगेटिव आ जाती है, दैट डजंट मीन विल से इट इल विल और नेगेटिव गुडविल. ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ परचेजर. हो सकता यार, ये जो पीआईए के साथ हो रहा था, पीआईए की जो वर्थ थी वो ज्यादा थी जबकि उसे पैसे कम मिल रहे थे. तो ये ज्यादा अगर हो, जो माइनस हो रहा है, और पैसे उसे कम मिल रहे हो उसके शेयर्स के, 100% शेयर्स के, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना. तो दैट इज नेगेटिव गुडविल इज बेसिकली बार्गेन पावर ऑफ द परचेजर. दैट इज पॉसिबल, होता ही है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने वर्किंग 4 पे जाना है जो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है. कैसे स्टार्ट होगा? दिस विल बी फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन, बल्कि ऑन नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्विजिशन पे. वो कितना था? 12500.
इसमें ऐड कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। किसके? ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कितने यहां पे कैलकुलेटेड है ऑलरेडी 1000, तो हमने ऐड कर दिया, तो साल के एंड पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वैल्यू हो गई 13,500, राइट। वर्किंग 5, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। हम क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ ग्रुप या डीज रिटेन अर्निंग। डी की रिटेन अर्निंग देखो उसकी स्टेटमेंट में कितनी है? 70,000। इसमें ऐड कर देंगे शेयर ऑफ डीज प्रॉफिट विच इज 4,000 एंड दैट इज 74,000। कोई सवाल यहां तक? 5 वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब 5 रूल्स हम लोग यूज करेंगे एंड विल प्रिपेयर और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, ऊपर उसी तरह आएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अरे जब एक्वायर करते हैं तो कंपनी की लायबिलिटी वो कौन देता है? दोबारा बोलो। जैसे 80% एक्वायर किया, जो लायबिलिटी थी वो कौन देगा? लायबिलिटी, उसमें लायबिलिटी देखो, दोनों एंटिटीज तो डिफरेंट है ना। जो बी की या ये जो जे है, जे की अगर लायबिलिटी आ रही है तो उसकी एज अ लीगल एंटिटी तो उसकी लायबिलिटी उसी के एंटिटीज में रहेगी। ये तो हम लोग कंसोलिडेशन करने के लिए, हाँ, कंसोलिडेशन के चक्कर में अगर कंसोलिडेटेड हो रही है तो फिर पेरेंट की जिम्मेदारी होगी। अब पेरेंट पे करेगा। जैसे आपने दिया एक हाँ। जो लायबिलिटी है, अब वो जो पेरेंट कंपनी है वो पे करेगी, इसीलिए तो इतने कम रेट लगा रहे थे। ठीक है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहां पे डेट आ जाएगी, जो भी डेट की है एज ऑन होती है। अब आपने करना क्या है? जो स्टेटमेंट का टेम्पलेट आपको बुक में दिया गया होगा, आपने वही टेम्पलेट फॉलो करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया होगा वही। अच्छा, कहां से स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन में? पहले क्या गिवन है? नॉन करेंट एसेट्स, तो हम लोग नॉन करेंट एसेट्स लिख लेते हैं। नॉन करेंट एसेट्स विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस। कितने हैं जी? पेरेंट के कितने हैं? 85,000 और सब्सिडरी के कितने? 18,000। तो दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 103,000। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट विल बी रिप्लेस बाय गुडविल अमाउंट। ये रूल था ना एक, तो इन्वेस्टमेंट रिप्लेस हो जाएगी किससे? गुडविल से। और वो कितनी है गुडविल हमारे पास? 22500। उसके बाद क्या है? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारे पास लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड हो जाएंगे। कितने हैं? 160,000, 84,000, so that becomes 244,000। टोटल करो कितना आता? 369,500। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे क्या उसने दिया? इक्विटी। तो इक्विटी में सबसे पहले हमारे पास, अच्छा, इक्विटी जो है सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। किसका? सिर्फ पेरेंट का। कितना शेयर कैपिटल? 65,000। अच्छा, शेयर प्रीमियम कितना है? 35,000। रिटेन अर्निंग कितनी है? ये 74,000 जो अपडेटेड है, 74,000। अच्छा, इन सारों का टोटल हो गया 174,000। यहां पे एक नई लाइन आ जाएगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। चौथा रूल देखो, एसेट्स विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस, इन्वेस्टमेंट विल बी रिप्लेस बाय गुडविल अमाउंट 2। तीसरा, इक्विटी ऑफ पेरेंट विल ओनली बी शोन 3। चौथा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की एक लाइन ऐड होगी और वो कितना है? वो ये है 13,500 का। एंड देन वी हैव लायबिलिटीज विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस। कितनी है करंट लायबिलिटीज? नॉन करंट नहीं है। अच्छा, 135 एंड 47,000 टोटल 182,000। अगर इसको टोटल करें तो कितना बनता है? 369,500। और एसेट्स आर इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। दिस इज द सिंपलेस्ट बेसिक कंसोलिडेशन। अभी हम लोगों ने इसमें
मसाला ऐड नहीं किया। ठीक है जी, कोई सवाल यहां तक? ओके, वेरी गुड। नहीं चल नहीं रहा, ऑन है। डन, इसको रब कर दूं, फोटो ले लो। बेहतरीन हो गया, ये तो और अच्छी बात है। अच्छा, अब मसाला इसमें क्या आएगा? इसी में देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं फेयर वैल्यू की बेसिस पे। हम लोग फेयर वैल्यू की बेसिस पे बनाते हैं। अब इट इज पॉसिबल कि जब पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया हो तो जो सब्सिडरी के एसेट्स हैं वो फेयर वैल्यू पे ना हुए हो, वो कॉस्ट पे मेजर किए गए हो। अच्छा, इसका फर्क किधर पड़ेगा आके देखो, अगर आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे उन एसेट्स को कॉस्ट पे मेजर किया हुआ है तो अंडर वैल्यू हो गए ना एसेट्स। जब अंडर वैल्यू हो गए तो आपकी गुडविल ओवर वैल्यू होगी। तो जब आप इनको फेयर वैल्यू पे लाएंगे तो फिर आपकी गुडविल सही कैलकुलेट होगी। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें फेयर वैल्यू चाहिए, तो फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे लाइंस ऐड कर देते हैं। जितनी भी फेयर वैल्यू हो हम ऐड करते जाते हैं दोनों तरफ, एक्विजिशन पे भी और जो है वो रिपोर्टिंग पे भी, क्योंकि वो नहीं गिवन होती एक चीज। दूसरी, गौर से सुन लो बेटा, ये फिर मिल जाएगा, ये चीजें नहीं दोबारा मिलनी। दूसरी, यहां तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो कंसिडरेशन पेड है वो कैश में है, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कंपनी में पे द कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन और कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन, कि भाई हम 3 साल बाद या 4 साल बाद पेमेंट करेंगे। पॉसिबल है। अब 3 साल बाद जो आपने पेमेंट करनी है, क्या उसकी वैल्यू ऑफ द मनी और आज की वैल्यू ऑफ मनी क्या बराबर है? नहीं। पे आपने उतनी ही करनी है 5 लाख, तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा वो भी अभी देखते हैं। अच्छा, समटाइम्स ये होता है पेरेंट अपने शेयर इशू कर देती है सब्सिडरी को एज अ कंसिडरेशन, तो उसको कैसे करेंगे? ठीक है, और फिर इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग को कैसे डील किया जाएगा, ये सारी। अच्छा, ये हो गई। समटाइम्स ये भी होता है आपकी गुडविल इंपेयर होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम गुडविल भी तो इंपेयर हो सकती है, तो वो इंपेयरमेंट कहां आएगी? ये सारी एडजस्टमेंट्स जो है, इन सारी एडजस्टमेंट के जो सोल्यूशन है वो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। क्लियर जी, कोई सवाल यहां तक? डन है, अब कर दूं इसको। अब जरा तगड़े होकर रहना है आप लोगों ने, ठीक है? ओके जी, हम चलते हैं क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। ये चारों आपकी असाइनमेंट हैं जो कि अगली क्लास में आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, जो कि पीछे की सारी अंडरस्टैंडिंग्स को कवर कर लेती है। दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विच इज कवर्ड। ठीक है, विच विल कवर्ड। स्टार्ट करेंगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। जरा तगड़े होकर रहना, कहीं मेंटली तौर पर जाना नहीं है, और अपने कैलकुलेटर्स रेडी रखो। ठीक है, देयर विल बी लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस। इट सेज एवरीवन इज देयर? ओके, पेज नंबर है 452. It says Peppermint acquired 80% of share capital of Spearmint 2 years ago. हम लोग क्या करते हैं, सुनो, हम लोग इसको 1 year ago करके करते हैं। ठीक है, होगा क्या, आपके पास सेम क्वेश्चन 1 year ago के साथ भी आ जाएगा और सेम क्वेश्चन सोल्यूशन में 2 years ago के साथ तो है ही है, तो आपके पास दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, 1 year ago वाला भी और 2 year ago वाला भी, और वहां से फिर आप 3 year ago वाला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां हम लोग अभी कहते हैं कि 1 year ago, 1 साल हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 को, अभी तो 31 दिसंबर आ रहा है ना, 1 जनवरी 2024 को पेपरमिंट ने स्पेयरमिंट को एक्वायर किया। व्हेन द रिजर्व्स ऑफ द पेपरमिंट स्पेयरमिंट स्टूड एट 125,000। अच्छा, आप अगर एक चीज नोटिस करें तो पेपरमिंट पी
स्पेयरमिंट एस, P पेरेंट, S इज सब्सिडरी। तो पेपरमिंट और स्पेयरमिंट में घुसने की बजाय पेरेंट और सब्सिडरी ले लेते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास यहां पे वर्किंग वन, यहीं से साथ साथ शुरू कर देंगे। वर्किंग वन में हमारे पास P ने एक्वायर किया S का कितना, 80%। ठीक है, आगे जाते हैं। क्या कहता है, कहता है P पेड इनिशियल कैश कंसिडरेशन ऑफ 1 मिलियन। तो कैश कितना पे किया उसने, उसने कैश पे किया जी 1 मिलियन का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ क्या उसने पे किया, उसके साथ उसने एडिशनली पेपरमिंट इशूड 200,000 शेयर्स विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ $1 एंड मार्केट वैल्यू एट एक्विजिशन डेट ऑफ 1.80। देखो, अगर पेरेंट अपने शेयर्स इशू करता है या कंपनी करती है तो उनको किस वैल्यू पे मेजर करना है, उनको मार्केट वैल्यू पे मेजर करना है। कौन सी मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। और वो मार्केट वैल्यू कितनी है, वो है 1. तो शेयर्स कितने हैं, शेयर्स हैं 2 लाख के और $1.8 के हिसाब से, तो ये बताओ कितना बनेगा, 3,60,000। ठीक है, ये कंसिडरेशन, दूसरी कंसिडरेशन आ गई। अच्छा, साथ में वो कहता है इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट P पेपरमिंट वुड पे अ फर्दर 500,000 इन 3 years टाइम। तो उसने कहा जी क्या करेगा, 500,000 3 साल के बाद पे करेगा। तो हमारे पास क्या आ गई, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन आ गई, जो कि कितनी है 500,000 की। लेकिन इस 5 लाख को हम लोग यहां पे एज इट इज नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 लाख 3 साल के बाद पे करना है, हमने उसकी अकाउंटिंग तो करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो डिस्काउंट रेट 10% है, तो डिस्काउंट रेट 10% है, हम उसे 3 साल के पीछे लाके, अच्छा वहां पे उसने आपको 0.75 दिया है डिस्काउंट फैक्टर, हम 0.75 नहीं यूज कर रहे, हम प्रॉपर इससे चलते हैं, हम डिस्काउंट फैक्टर में नहीं जाते। बताओ मुझे ये वैल्यू कितनी आती है, 3757, राइट। तो इन सारों को ऐड कर दो, 1735657। ठीक है जी, ये कंसिडरेशन उसने पे की नहीं है, ये कंसिडरेशन है जो कि 80% शेयर्स के लिए 1 मिलियन कैश में चला गया, 360,000 शेयर्स में चला गया और 500,000 जो है वो उसने कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन में पे किया। अच्छा, अब बुक में वो यहां पे नहीं इसकी कैलकुलेशन करता, वर्किंग वन में मैं यहां पे बच्चों को करवा देता हूं, क्योंकि अभी प्रेशर नहीं बच्चों पे इतना पड़ा होता, तो यहां पे वो चीजें फाइंड आउट करके लिख ले, आगे आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे वो क्या कहता है, कहता है जी करंट इंटरेस्ट रेट आर 10% पर एनम, जो हम लोगों ने देख लिया। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फैक्टर फॉर वन रिसीवेबल 3 years फ्रॉम नाउ इज 0.75। The shares are deferred consideration have not the shares and deferred consideration have not been yet recorded। तो नहीं रिकॉर्ड की, तो हम लोगों ने उसे लिख लिया यहां पे। ठीक है जी, उसके बाद उसने हमें स्टेटमेंट्स दे दी, स्टेटमेंट दे के फर्दर इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स के नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन कहता है एट एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ स्पेयरमिंट प्लांट एक्सीड इट्स बुक वैल्यू। ओके, तो यहां तक हमारा ये हो गया। वर्किंग 2 में जाते हैं। वर्किंग 2 में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। ठीक है जी, हमारे पास आ जाएगा एट एक्विजिशन डेट, एट रिपोर्टिंग डेट और यहां पे आ गया डेट। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस किया ना हम लोगों ने, ये इसको कहते हैं वाइंडिंग अप। हम क्या कर रहे हैं, वाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 5 लाख देना है उसे हम लोग वाइंड कर रहे हैं। आज की वैल्यू है उसकी 375,657 और इसको साल के साल हम लोग अनवाइंड करेंगे। पतंगे कौन कौन उड़ाता रहा है, उड़ाते रहे, किस डोर से कि केमिकल से, डोर से। डोर की वो क्या लाते थे, वो चरही लाते थे,
या कभी डोर खुद लगाई है? अच्छा, मैंने खुद लगाई हुई है डोर। आप लोगों के दौर में तो होते ही नहीं थे, हमारे ब्रांड होते थे, 2 रिच होता था ब्रांड, 7 ऊंट होते थे, 5 घोड़ा, ठीक है, 2 रिच सबसे सस्ती वाला, संगल पक्का, ये सारे होते थे, ठीक है। तो उसको खुद से डोर मांझे से बनाते थे। अब वो उसको क्या करते थे, बना के ना, तो उसको वो पिन्ना सा, जिसे पिन्ना कहते हैं, पिन्ना बनाते थे, गोला बनाते थे, पिन्ना बनाते थे। दैट इज बेसिकली वाइंडिंग अप। आप क्या कर रहे हैं, पिन्ना बना के उसे वाइंड अप कर रहे हैं। सारी डोर खुली हुई है, पिन्ना बना के उसे वाइंड अप कर रहे हैं। अब जब पतंग उड़ाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसे अनवाइंड करते हैं। अब हम लोगों ने भी यहां पे यही करना है। पहले एग्जैक्टली हम लोगों ने पहले वाइंड अप कर लिया, अब उसे आहिस्ता आहिस्ता जो है अनवाइंड करेंगे, कभी खींच भी लेंगे, हर जगह ढील नहीं देते, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी में हम लोगों ने कहा था 4 चीजें लिखनी है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग। अगर 4 चीजें नहीं है तो जरूरी नहीं है हम लिखेंगे, हम लिख लेते हैं फिर भी अपने ईज के लिए, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व और रिटेन अर्निंग। इसके अलावा जो चीजें आएंगी वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब बताओ रिपोर्टिंग डेट पे, सब्सिडरी की रिपोर्टिंग डेट पे हमारे पास क्या क्या है? शेयर कैपिटल कितना है? अच्छा, वो थाउजेंड में है ना, तो हम सारा थाउजेंड में ही लेके चलते हैं, तो हमारे पास 500,000 आ गया, जो कि यहां पे भी 500,000 ही आएगा, ठीक है। शेयर प्रीमियम नहीं है, नहीं लिखते, राइट। रिजर्व नहीं है, नहीं लिखते। रिटेन अर्निंग कितनी है? 300,000 है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी ऑन डेट ऑफ रिपोर्टिंग। एक्विजिशन पे कितनी है आपको बिल्कुल स्टार्ट पे उसने बताया होगा, व्हेन द सब्सिडरी वाज एक्वायर्ड, व्हाट वाज द रिटेन अर्निंग्स? 125,000 की। ठीक हो गया? कोई सवाल यहां तक? वो रिटेन अर्निंग को रिजर्व ही कहता है, डजंट मीन, ठीक है। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग एक्चुअल, देखो रिजर्व 2 तरह के होते हैं, एक रियलाइज्ड रिजर्व्स होते हैं, एक अनरियलाइज्ड रिजर्व्स होते हैं। जो रियलाइज्ड रिजर्व होते हैं उन्हें रिटेन अर्निंग कहते हैं, जो अनरियलाइज्ड रिजर्व होते हैं उन्हें रिजर्व कहते हैं, जो कि आपके वो नॉन करंट एसेट्स के ऊपर जो सरप्लस होता है उसको अनरियलाइज गेन होता है, क्योंकि उसके पीछे कैश नहीं ना होता, ये तो आपका कैश कन्वर्ट हो गया होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब अपने नोट्स में चलते हैं नीचे। पहला नोट क्या है? कैन यू प्लीज रीड द नोट लाउडली? ओके, बस रुक जाओ। वो कहता है जब एक्वायर किया था तो 2 लाख से ज्यादा थी उसकी वैल्यू, लेकिन वो कहीं नहीं रिकॉर्ड हुई, तो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं ना हम लोग। उसे यहां पे प्लांट जो है उसकी फेयर वैल्यू 2 लाख से ज्यादा थी। उसने ये नहीं बताया कि प्लांट कितने का था और कितने का होना चाहिए था, उसने कहा 2 लाख से ज्यादा थी, 2 लाख से कम रिकॉर्ड हुई थी। तो हम दोनों साइड पे 2 लाख जो है वो ऐड कर लेंगे। यहां पे भी 2 लाख एक्विजिशन पे ऐड कर लेंगे और डेफिनेटली रिपोर्टिंग पे भी तो 2 लाख होगा ना। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि स्टेटमेंट्स बनी होती है कॉस्ट की बेसिस पे, हमने उसे जब फेयर वैल्यू में कन्वर्ट किया तो वो वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, अब देखो एक चीज, हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, 1 साल पहले खरीदा था। अब अगली लाइन पढ़ो इसी की।
और कुछ? ओके जी, तो हमारे पास जो है यहां पे 88,000 आ गया उसका पेरेंट का, और 22,000 जो है ये पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट जो है इन दोनों का आ गया। कोई सवाल? अच्छा, जब व्हेन आई से इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट डजंट मीन सूद वाला इंटरेस्ट, ये फायदे वाला है इंटरेस्ट, ठीक है, ये वो इंटरेस्ट है। अच्छा, अब तीसरी कैलकुलेशन हमारे पास कौन सी आएगी? गुडविल की। अच्छा, गुडविल में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड। कितने की? 80% की। वो हम लोगों ने यहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। एक तरीका ये है कि यहां पे ना कैलकुलेट करो तो यहां पे आके कैलकुलेट कर लो, और यहां पे अगर कैलकुलेट कर लिए तो हम यहां से 1735657 को ले लेते हैं। ठीक हो गया। 80% की ये वैल्यू थी जो कि उसकी पे की गई। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो कि 20% है। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच? एंड पे होगा नोट्स में। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोल 380,000। तो 100% जो उसकी जो 100% उसकी है शेयर्स के लिए, उसे कितनी पेमेंट की गई है? टोटल बताओ मुझे। 211557। भाई उसकी 100% शेयर्स के लिए इतनी उसे पेमेंट की गई, लेकिन उसकी वर्थ कितनी थी एक्विजिशन पे? लेस, यहां पे हम लोग ले आएंगे लेस फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। वो वर्थ कितनी थी? वो वर्थ थी 1075000। बताओ भाई कितना आता है गुडविल? 1040657। तो ये फिलहाल उसकी गुडविल बनती है, ये फिलहाल उसकी गुडविल बनती है। लेकिन उसने हमें कहा गया है कि गुडविल जो है वो इंपेयर भी हुई है। तो गुडविल अगर इंपेयर हुई है तो गुडविल में से माइनस होगी ना, तो यहां से हम क्या करेंगे? लेस इंपेयरमेंट। किसकी? गुडविल की। कितनी है? 258,000 को हम लोग माइनस कर देंगे, बाकी की जो है वो आपकी आ गई गुडविल 782657। कोई सवाल यहां तक किसी को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग 4 पे जाएंगे जो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है। इसमें फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितनी है जी? फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 380,000। इसमें ऐड कर देंगे क्या? शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वो कितना है शेयर जी? वो है 22,000 का। तो ये कितना बन गया? 402000। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। क्यों भाई? अगर फायदा ले रहे हो तो जो इंपेयरमेंट हुई है उसमें भी तो शेयर लो। तो हम क्या करेंगे? हम लोग लेस कर देंगे शेयर ऑफ इंपेयरमेंट। कितना? 20% ऑफ 258000 के हिसाब से। जितनी ये इंपेयरमेंट थी उसका 20% माइनस कर देंगे। बताओ कितना बनता है? 51600। बताओ भाई कितनी आती है? 350400। हाँ, तो अभी 80% पेरेंट को भी डालते हैं ना। यहां पे देखो, ये हर एक चीज डेबिट क्रेडिट चल रही है। ठीक है, यहां से जब हम लोगों ने माइनस की, ये एक्सपेंस चार्ज किया ना, तो यहां पे हम लोगों ने इसको क्या किया? इसको हम लोगों ने यहां पे जो है वो डेबिट कर दिया, बल्कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में डेबिट किया ना। तो वैल्यू नहीं, वो वैल्यू 2 इयर्स के हिसाब से है ना। कितनी वैल्यू है उधर? लेकिन फिर सर ये पेमेंट भी जाएगी 2 ईयर की होगी। अगर हम मान लिए 20% के साथ 1 मिनट देख लेते हैं। कौन सा?
ओ खुदा के बंदे, वो ये है, ये वाला वो इसलिए ये है कि उसने जो है वो 80,000 डिप्रिसिएशन लिया है और अमोर्टाइजेशन भी 50,000 लिया है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो चेंज आएगा, तो प्रॉफिट का पोर्शन भी चेंज आएंगे। तो उसके पास जो है वो जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 450,000 की, हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 1,10,000 की, बस वो फर्क है और तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, और कोई फर्क नहीं है। उसके पास 45,000 आ रहा है क्योंकि ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज हुई है, हमारे पास 1,10,000 आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कम चार्ज किए। फर्क वही है, बाकी तो और कोई फर्क नहीं है। ये लो जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगी वर्किंग 5 जो कि ग्रुप रिटेन अर्निंग है। ठीक है, अच्छा, ग्रुप रिटेन अर्निंग में सबसे पहले हम लोगों ने लाना है फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स ऑफ जो आपका कौन सा है, पी। कितनी है जी रिटेन अर्निंग? कितनी है उसमें उसकी क्वेश्चन में? 3 लाख पेरेंट की 14 ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ऐड क्या करना है? इसमें हम लोगों ने ऐड करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है 88,000 का, ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें से लेस क्या करना है? अभी लेस कर देते हैं सर। इसमें से लेस क्या करना है? शेयर ऑफ इंपेयरमेंट, जो कि 80% है 258,000 का। ठीक है, कितना होता है? 2,06,400। कोई सवाल यहां तक? अब एक चीज हम लोगों ने और करनी है, देखो ये जरा गौर से समझना। हम लोगों ने वाइंड कर लिया था ना इसको, यहां पे करते हैं, ये जरा गौर से समझना। टाइम 0 था और 5 लाख हम लोगों ने फ्यूचर में पे करना था। ठीक है, हम लोगों ने इसे वाइंड करके यहां पे ले आए 3,75,657 पे। क्लियर है? अब जब पहला साल होगा तो हम लोगों ने इसे अनवाइंड करना है, वो आप कह रहे डील देनी है। ठीक है, डील देनी है थोड़ी सी। कितनी देनी है? हम क्या करेंगे, 3,75,657 की लायबिलिटी थी, इसको बढ़ा देंगे 1 साल से। कैसे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.10 से, 10% से मल्टीप्लाई करके इसमें 10% ऐड कर देंगे। एक्चुअली 10% है ना इंटरेस्ट रेट। बताओ जरा ये अमाउंट कितनी आती है? कितना? 413243। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, अब दूसरा साल आ गया, तो दूसरे साल के शुरू में 413243 है, इसको फिर थोड़ा सा और ढील दे दी, थोड़ा सा और छोड़ा। बताओ कितना आता है? 454567। गुड। अच्छा, अब ये तीसरा साल आ गया, तो तीसरे साल में हम लोगों ने 454567 को और थोड़ी सी डील दी, तो बताओ कितना बनता है? 5 लाख पूरा बन गया। तो हमारे पास वो 3 साल की कि हर साल कितना कितना लाना है वो भी आ गई। लेकिन अभी ये नहीं है कि कितना कितना लाना है। आपने क्या किया? आपने पहले लायबिलिटी को वाइंड कर लिया, फिर लायबिलिटी को थोड़ा 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 करके खोल रहे हैं। अच्छा, कितना कितना खोल रहे हैं? टाइम 0 पे कितनी लायबिलिटी थी? 3,75,657 की। अब लायबिलिटी अनवाइंड कितनी हुई? इन दोनों का डिफरेंस लो जरा, डिफरेंस 37586। गौर से सुनना, इस अमाउंट से हम लोग ग्रुप रिटेन अर्निंग को कम कर देंगे। ग्रुप रिटेन अर्निंग किसका पार्ट है? इक्विटी का। इक्विटी को इस अमाउंट से कम कर देंगे, लायबिलिटी को इस अमाउंट से बढ़ा देंगे। अगर डेबिट क्रेडिट देखें तो डेबिट हो जाएगी ग्रुप रिटेन अर्निंग, क्रेडिट हो जाएगी लायबिलिटी कंसिडरेशन, जो कंटीजेंट कंसिडरेशन है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल्स टू
लायबिलिटी प्लस इक्विटी, तो इक्विटी कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट पे कोई फर्क नहीं, तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी। ये साल के साल चलेगा इसी तरह। फॉर एग्जाम्पल अगले साल ये बढ़ गया तो बताओ, अगर ये 2 साल होते तो बताओ अमाउंट बताओ कितनी आती? अच्छा ये एक इन दोनों का जरा बताओ मुझे, आपने ठीक कैलकुलेट किया, जरा इन दोनों का बताओ। 4 1 3 2 4। अच्छा लेट्स सपोज ये कहता, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो कहता 2 साल पहले ही एक्वायर किया था, तो आप इस मौके पे खड़े होते ना, इस पॉइंट पे, तो यहां से लेके हम लोगों ने यहां तक का निकालना होता, तो यहां इन दोनों को ऐड कर लो या इसका और इसका डिफरेंस ले लो, तो वो कितना आता है? 78910। या इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर वो कहता है 3 साल हो गए तो फिर सारे का डिफरेंस ले लेते। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1 साल वाला भी कर लिया, 2 साल वाला भी कर लिया, 2 साल वाला आपके पास सोल्यूशन है और 3 साल वाला हमारे पास। अच्छा और क्या होता अगर 3 साल पहले होते, तो यहां पे 3 साल की डिप्रिसिएशन आती 1,20,000, यहां पे 1,25,000 आ जाता, नहीं 75,000 आ जाता, और यहां पे भी 3 साल वाला इंटरेस्ट आ जाता जो माइनस करना था। तो तैयार रहना, पेपर में 1 2 3 साल कुछ भी आ सकता है, यू नेवर नो, 2 साल वाला भी आ सकता है। नहीं मैं तो 1 साल वाला कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा हम लोग जो है वो माइनस कर देंगे क्या, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की जो लायबिलिटी है वो कितनी है, वो सिर्फ अभी हमारे पास 37586 है। बताओ भाई ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना? 1244014। कोई क्वेश्चन यहां तक? ये हमारी वर्किंग 5 की 5 कंप्लीट होगी। अच्छा इस वाली वर्किंग को ना वो वर्किंग 6 कहता है, ठीक है, तो आप वर्किंग 6 भी इसका नाम दे सकते हैं, नहीं देना तो आप ये वर्किंग खुद से कर लें। ठीक हो गया जी। अब हम लोग बनाएंगे क्या, अब हम लोग बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस बेस पे हम वो बनाएंगे, वो 5 रूल्स की बेस पे। एसेट्स विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस, लायबिलिटी विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस, इक्विटी विल बी रिप्लेस्ड बाय इक्विटी विल ओनली बी रिपोर्टेड जो है बाय इक्विटी ऑफ पेरेंट विल ओनली बी रिपोर्टेड, जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय गुडविल अमाउंट, एंड जो आपकी होगी न्यू लाइन ऐड होगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की इक्विटी सेक्शन में। ठीक है जी, इसको अभी कर लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा वो इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। कर दूं ना, ये ना फोटो ले लेना कोई, क्योंकि इसकी हमें फिगर्स चाहिए होंगी फिर। हाँ नहीं नहीं अभी सारा नोट किया। कौन सा? ओ कोई नहीं है, 2 रुपए मुझसे ले लेना। अच्छा जी, अगेन वो ऊपर 2 लाइनें आ जाएंगी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, जो भी होगा हम स्टार्ट करेंगे उसी अमाउंट उसी टेम्पलेट से जो उसने दिया है। कहां से स्टार्ट किया उसने? सबसे पहला क्या है? नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग है और उसमें क्या दिया उसने? उसने क्या दिया हमें? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितना कितना है? ठीक है, 55 प्लस 1.5 मिलियन। जरा आप गौर से देखना, हाँ यहां पे देखो,
ये दोनों तो आगे, एक एंट्री आपने की थी यहां पे, डेबिट क्रेडिट तो पूरा चल रहा है ना, एक एंट्री आपने की थी यहां पे, डेबिट करना था एसेट्स को और क्रेडिट करना है आपने उसकी जो है नेट एसेट्स को, उसके इक्विटी सेक्शन को, तो आपके पास डेबिट क्रेडिट भी पूरा हो जाएगा। यहां पे आपने उसे डेबिट कर दिया, यहां पे डेबिट कर दिया ना, तो यहां पे भी तो करोगे, सॉरी यहां पे क्रेडिट कर दिया तो यहां पे डेबिट तो करोगे, तो डेबिट करके आपने इसको ऐड कर दिया, अगर डेबिट नहीं कर रहे तो प्लस कर दिया, लेकिन इसमें से माइनस क्या करना है 40,000। अच्छा क्यों माइनस करना है बाय द वे, हम लोग जब रिपोर्ट करते हैं एसेट्स को तो कैरिंग वैल्यू पे करते हैं कि कॉस्ट पे करते हैं, कैरिंग वैल्यू पे, तो कैरिंग वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई कितना आता है, 716,000। बुक से देख के नहीं बताना, कैलकुलेट करना है, क्योंकि बुक पे आंसर सही, बुक पे जो उसने सॉल्व किया हुआ है वो 2 साल वाला सॉल्व किया हुआ है, तो हमारे आंसर डिफरेंट आएंगे बुक वाले से। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या दिया उसने, प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय गुडविल अमाउंट, कितनी है जी गुडविल, मोबाइल से देखो, अभी जो फोटो ली हम लोगों ने, यहां पे कुछ थी 782, यही है ना, 782,657, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है जी, करंट। अच्छा एक चीज हम लोग रह गई, अब अगर हाँ ब्रांड नेम उसने कहा था वो इंक्लूड ही नहीं किया, और ब्रांड इज बेसिकली नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट है ना, तो यहां पे हम लोग क्या ले आएंगे, ब्रांड। कितने का था ब्रांड, ब्रांड था जी 250,000 का, और उसमें से उसकी अमोर्टाइजेशन 25,000 की माइनस करके बाकी का 225,000 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या शुरू किया उसने, अच्छा इनको हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं ना, इनको आगे ले जाते हैं ताकि हमारे पास नॉन करंट एसेट का टोटल हो, कितना 816,7,657। ठीक है जी। अब करंट एसेट्स जी, करंट एसेट्स में क्या है, इन्वेंट्री है जी, कितनी है, लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड कर देंगे, 550,000 प्लस 1,00,000, ये बन जाएगा कितना 650,000। अच्छा उसके बाद रिसीवेबल्स 400,000 प्लस 200,000। अच्छा एक और भी हो सकता है सब्सिडरी और पेरेंट ने आपस में ट्रेडिंग की हो, तो एक के रिसीवेबल में आ रहे होंगे, दूसरे के पेबल में आ रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम रिसीवेबल्स में से भी उड़ा देंगे और पेबल्स में से भी उड़ा देंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने अपने आप से ही पैसे लेने और अपने आप को ही पे करने हैं, तो हम क्या करेंगे, वो जो अमाउंट होगी इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की, वो दोनों साइड से उसको उड़ा देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, कैश है हमारे पास कितना, 200,000 प्लस 50,000, सो दैट मेक्स 250,000 हमारे पास आ गया। इन सारों का टोटल करके बाहर ले जाते हैं, श्योर, टोटल कर दो, ये टोटल एसेट्स आ गए। अब दुआ करो बाकी के जो करें वो इसके बराबर आ जाए। हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड था ना ये। हाँ 9667657। कोई सवाल यहां तक किसी को, आगे चले। आगे उसने क्या दिया, इक्विटी में क्या दिया, शेयर कैपिटल। अच्छा जी, शेयर कैपिटल पेरेंट का कितना है, कितना 2 मिलियन, $1 कहना। एक चीज नोटिस करना, 2 लाख शेयर नए इशू किए, 2 लाख शेयर इशू किए, मैं यहां पे कैलकुलेशन करता हूं, 2 लाख नए शेयर इशू किए किस पे, 1.80 के हिसाब से। अगर आप लोगों को याद हो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो वो थे कंपनी अकाउंट्स थे, उसमें जब भी शेयर इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल जो उसकी नॉमिनल वैल्यू से बढ़ता है, जो उसके ऊपर होता है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाता है, तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे,
$1 और $0.8। ये जो है वो शेयर कैपिटल के अकाउंट में जाएंगे 2 लाख, और ये जो है वो प्रीमियम के अकाउंट में जाएंगे 1,60,000। तो जो आपके शेयर कैपिटल में कितने आएंगे, दैट विल बी 200,000। तो दिस विल बी हाउ मच, 2.2 मिलियन आ गया। ठीक है, आगे क्या है? अच्छा, क्योंकि शेयर प्रीमियम पहले उसका नहीं था, अब आ गया है 160,000 का, तो हमारे पास 160,000 का शेयर प्रीमियम भी आ जाएगा। पहले नहीं था, अब आया ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या दिया उसने? रिटेन अर्निंग कितनी है जी? वो वर्किंग 5 वाली, वर्किंग 5 यानी लिखी हुई है कहीं, ये थी 12444014। ठीक हो गया। इस सारे को बाहर ले जाते हैं। हाँ जी बताओ कितना? 36040414। अच्छा, लाइन ऐड हो जाएगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। कितनी है? कितना था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? वर्किंग 4 आ रही है नजर? ये 350400। कोई सवाल यहां तक? अच्छा, आगे उसने क्या दिया? कौन सी? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 3 मिलियन हो जाएगी ना, प्लस कितनी? 400,000। ये आ जाएगी 340000। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी कितनी? 1250,000 प्लस 650,000। अच्छा, अब एक चीज हम लोगों ने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को भी ऐड करना है, जो कि नहीं ऐड हुई। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऐड नहीं हुई, अभी पहला साल है, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आएगी नॉन करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, कितनी आएगी? आपकी जो इनिशियल रिकॉर्ड की कितनी? 3756। मैं बताता हूं, एक मिनट, मैं एलैबोरेटिव बता रहा हूं। 375657 प्लस वो जो पोर्शन था जिसे हम लोगों ने लायबिलिटी को बढ़ाया था, कितना था वो? ये थी ना 37586। अच्छा, एक तरीका क्या हो सकता है, सुन लेना गौर से। आप इसको ना लिखो, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करो 1.0 से, जो अमाउंट आया यहां पे। या मैंने इसलिए एलैबोरेटिव लिखा है कि एक पोर्शन ये हो गया, ये आपको नजर आ जाएगा जो आपकी वर्किंग 5 है, वहां पे आपने उसको डेबिट किया था और इसको क्रेडिट किया इधर। एक्चुअली जब लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है ना, लायबिलिटी जब बढ़ती है क्रेडिट होती है, तो यहां पे ऐड होगी लायबिलिटी, वहां पे डेबिट होगी, वहां पे माइनस कर दिया। बताओ कितना आता है टोटल? ये 38132443। ये मुझे को घोटाला ही लग रहा है, देखते हैं टोटल बनता है कि नहीं। अच्छा, करंट लायबिलिटी कितनी है हमारे पास? ये टोटल करो इसका, 19 आएगा। 190000 टोटल 966765। यस, आता मुझे। हाँ, बिस्ती रिकॉर्डिंग हो रही थी यार, रिकॉर्डिंग में बिस्ती हो जानी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने बुक से भी चेंज किया है, क्योंकि बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। टोटल उसमें 2 ईयर है, हमने 1 ईयर को किया। इसका मतलब प्रूव हो गया, मुझे आता है। ठीक है जी, बंद कर दो।